A very good evening to all of you friends. We'll start the class at 6:30 p.m. So 5 more minutes to go. All right, friends. So now it is 6:30 in my mobile and we'll start the class. My first question as usual is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं? The answer is yes for most of the students. So we will start.
या शुरुआत के अंदर वही यूजुअल दी एयर हॉस्टेस लाइक अनाउंसमेंट्स। रेकमेंडेड ब्राउजर इज गूगल क्रोम। कोई भी एड ऑन या एक्सटेंशन है, यू डिसेबल इट अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर ऑडियो वीडियो स्टक हो जाता है देन प्रेस कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर एंड इट विल रिफ्रेश द पेज एंड रिकनेक्ट। फिर भी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट आउटेज है, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन योर डैशबोर्ड। इस वीक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसके हैंडआउट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन दी डैशबोर्ड। उसकी प्रिंट आउट आपने पहले से निकाल के रखी थी, दैट वाज अपलोडेड ऑन थर्सडे। नाउ सपोज यू हैव नॉट टेकन द प्रिंट, डोंट वरी, आफ्टर द क्लास यू कैन डू इट। टेक्निकल ऑडियो वीडियो इशू है तो यू कैन राइट अ मेल टू help@unacademy.com। एजुकेशनल इश्यूज हैं then you can send the questions to me in Google form that is given in the top of your chat box, but that you do after the class। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, उस पर आप फोकस करें। yesterday night हमने जो पढ़ा था उसका पावर पॉइंट किधर है? वेल इट इज अपलोडेड इन दी डैशबोर्ड ऑफ योर स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो आप वहां पर जाएंगे अपडेट्स और आपको वो पावर पॉइंट मिल जाएगा। उससे थोड़ा नीचे जाएंगे आपको हैंडआउट मिल जाएगा। Now some of the questions that I received after last night's class. One student asked, sir ये अनअकैडमी पर बहुत सारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं and if I attend all of them then I get barely 2 to 3 hours a day for reading। तो कौन से क्लास में मैं एनरोल करूँ और हाउ टू प्रोसेस, कितने क्लास डेली आवर्स देखने चाहिए? सो बेसिकली हिज क्वेश्चन वाज कि रीडिंग में कितना टाइम निकाले और लिसनिंग टू लेक्चर्स में कितना टाइम निकाले, हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। वेल सपोज इफ यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट तो आपने अनअकैडमी लाइव प्लेटफॉर्म पर ऐसे लेक्चर्स कोर्स को फोकस करना चाहिए जहां पर वेयर दे आर एड्रेसिंग द कोर सिलेबस या कंप्लीट कोर्स या फाउंडेशन कोर्स एंड विच आर डीलिंग विद द प्राइमरी सब्जेक्ट। प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिम मीन्स कौन से हैं? ज्योग्राफी देखो, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, एथिक्स एंड वट एवर इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो दैट टाइप ऑफ कोर्सेज यू शुड इनरोल फर्स्ट। अब उसके अलावा भी कुछ लाइव कोर्सेज होंगे जैसे कैप्सूल कोर्स ऑन टेम्पल्स इन इंडिया एंड कैप्सूल कोर्स ऑन पार्लियामेंट्री बिल्स पास्ड इन 2018। वेल दैट यू कैन पुट ऑन बैक बर्नर, उसको आप लो प्रायोरिटी में रख सकते हैं कि आखिर में टाइम मिला तो मैं देख लूंगा। दैट इज बिकॉज ऐसे जो भी कोर्स है वो तो वैसे भी ओवरलैप कर जाएंगे विद दिस। सपोज पॉलिटी का फुल लेंथ जो कोर्स है या आर्ट एंड कल्चर का जो फुल लेंथ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर है, and besides those things will also overlap with whatever magazine and PDFs and books you are following, right? So therefore that is true that all the courses are unlocked in the subscription, but focus करें जो कि foundation या complete course है if you are a first attempt student। and as usual you should not be spending more than 30 to 40 hours a week on listening to this live lecture। rest of the time आप devote करें in reading the books and material, क्योंकि वो भी करना है और वो भी आपने खत्म करना है। सो ऐसा नहीं पूरा दिन यही पढ़ते और सुनते रहे। Yeah, another question, sir, we are from South India, please teach in English। right now we are वो हिंदी इंग्लिश में we are facing difficulties। well I sympathize with you, but the thing is the course का contract or description it says that the course will be taught in Hindi। so if I use too much English तो फिर ये ऐसा होगा कि it will raise a new set of complaints from another group of students। so ultimately I am contact bound, तो हिंदी तो यूज करना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ये हर संडे अनअकैडमी की लाइव मॉक टेस्ट है फ्रॉम 10 AM to 12 PM और आपका लेक्चर भी है फ्रॉम 10:30 AM, तो वो आप अपना क्लास टाइम क्या शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन डू बोथ द लाइव थिंग्स। वेल मैंने अपना शेड्यूल अनअकैडमी को एडवांस में ही दे दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो संडे 10:30 दैट इज इट वाज गिवन। अब उसी वक्त उनकी अलग से लाइव टेस्ट है। वेल मैंने उनको अनअकैडमी टीम को लिखा है दैट प्लीज शिफ्ट योर लाइव टेस्ट ताकि सब दोनों चीज को अटेंड कर सके। बट ना वेट एंड वॉच, ये भी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता कि दे विल चेंज देयर थिंग्स। बट यू मैनेज ऑन योर ओन की दो में से एक लाइव अटेंड करो और दूसरा रिकॉर्डेड सेशन में देख लो। अनदर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू लिमिट योर क्लास टू 1 hour। एक घंटे की क्लास होनी चाहिए रादर देन 230 hours की। वेल 230 hours का स्टैंडर्ड लेक्चर ड्यूरेशन है whether you go for even in Delhi's noted offline classes like Vajiram and Ravi, कोई भी क्लास का यूजुअल टाइम होता है 2.5 hours। ऐसा क्यों करते हैं? इन ऑल द प्रोफेशनल IAS कोचिंग क्लासेस दे यूजुअली अवॉइड दिस 1 hour lectures और 1 hour 15 minute lecture, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हर बार इनिशियल 7 to 10 minutes will be wasted in doing the preambling and recapping की लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, उसके कंटिन्यूएशन में ये देख रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट
एक एक घंटे की क्लास में जितना कवर हो पाता है कंपेयर टू दैट 2.5 आवर की क्लास में ज़्यादा ग्राउंड कवर कर सकते हैं. अदरवाइज एक एक घंटे की क्लास में ये दिक्कत होगी, देन जो भी 4-5 महीने में पढ़ाना है दैट विल ड्रैग ऑन फॉर सम 6-7 months. So accordingly it increases the operational cost for the enterprise and fee burden of the student. तो ये भी इकोनॉमी का ही एंगल है कि क्यों 2.5 आवर की क्लास यूजुअली होती है. एनीवेज ऑफकोर्स ये भी पॉसिबल है दैट बिकॉज ऑफ आई स्ट्रेन एंड आई फटीग आप 2-2.5 घंटे तक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना मुश्किल है. इफ दैट इज द केस देन व्हाट यू कैन डू इज 1 आवर आप लाइव लेक्चर देख लो एंड देन रेस्ट ऑफ द लेक्चर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो एट अ लेटर टाइम, बट बिफोर द नेक्स्ट लाइव लेक्चर वो आप देख लीजिए. ऐसा भी आप कर सकते हैं. एंड इन विंडोज 10 देयर इज वन नाइट लाइट फीचर. वो ऐसा करने पर इट विल चेंज द टिंट ऑफ द स्क्रीन टू सम ऑरेंज कलर, तो वो थोड़ा कम आपको आईपीएस टेस्ट डालेगा. सो सी इफ यू कैन वर्क आउट सच थिंग्स. इसके अलावा भी कुछ और क्वेरीज गूगल फॉर्म में मिली थी. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं पीडीएफ में सभी आपने जितने प्रश्न पूछे हैं आई विल अपलोड दैट इनटू द डैशबोर्ड. So yesterday we were learning about the barter system. Barter system had some limitations, primarily double coincidence of want. दोनों पार्टी को एक दूसरे की चीज चाहिए तो ही हम यूज कर सकते हैं. एंड दैट वाज द लिमिटेशन. सो मनी वाज इन्वेंटेड और मनी के प्राइमरी फंक्शन थे. इट वाज मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसमें से उसके सेकेंडरी फंक्शन निकल के आए. एसटीडी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. एंड देन देयर वर सम कंटिजेंट फंक्शन, वो सब देखा था. लेटर वी लर्न फ्यू हिस्टोरिक थिंग्स. उसके बाद देखा फुल बॉडीड कॉइन्स, जिसके अंदर कॉइन में जितना मेटल है उसकी मेल्ट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है. एंड देन देयर वेर टोकन कॉइन्स जिसमें सीन उल्टा हो जाता है. वी हैड ऑल्सो लर्न कि गवर्नमेंट क्या इशू करती है. ऑल द कॉइन्स अप टू 1000 रुपीज़ और ₹1 का नोट जिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है. देन वी लर्न बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, बैंक नोट्स अदर देन दिस ₹1 का नोट, वो सब कौन इशू करेगा? आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट, और उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है. देन वी लर्न दैट दिस फियाट मनी, उसके आप लीगल टेंडर, दैट मीन्स सामने वाली पार्टी दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट. एंड देन देर आर 2 सब टाइप्स. लिमिटेड लीगल टेंडर्स मतलब जैसे कि कॉइन्स बियॉन्ड अ लिमिट अदर पार्टी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और सामने होते हैं करेंसी नोट विच वी कॉल अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स. ऑफकोर्स इन रियल लाइफ देर आर सम रिस्ट्रिक्शन कि 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन होगा, अदर पार्टी cannot accept it because the income tax and the finance rules they are saying like that. But ignoring such things, for MCQ purpose, currency notes other than ₹1 ka note, they are considered unlimited legal tenders. So that much we had studied. Now moving further in that segment, तो commodity money देख लिया था, metallic money देखा था, and we were focused on this paper money, token money and those type of things. So what other developments took place? 2019 मार्च मंथ में गवर्नमेंट लॉन्च न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स, और ये बोला गया दिस न्यू सीरीज ऑफ कॉइन दे आर विजुअली हैंडीकैप पीपल को फ्रेंडली हो, आसानी से उसको डिटेक्ट कर सके, ऐसे फीचर हमने यूज करे हैं. सो दिस न्यू कॉइन्स दे आर फॉर ₹1, 2, 5, 10 एंड 20. और जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो ₹1 से साइज में ₹2 का सिक्का बड़ा है, उससे बड़ा ₹20 का. सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड वेट है, सो दैट ब्लाइंड पीपल के इट विल हेल्प देम टू डिटेक्ट इट. Now they also issued ₹20 का कॉइन. ₹20 कॉइन की खास बात यह है, इट इज अ 12-sided पॉलीगॉन, जिसको आप डोडिकागॉन भी बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज 12 साइड्स. उसके ऊपर ग्रेन या एग्रीकल्चर के मोटिव हैं. मटेरियल निकल सिल्वर यूज किया है. देर आर नो सिरेशन ऑन द एजिस. सिरेशन मतलब ये राउंड कॉइन है, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे आपने कुछ बना दिया है, दैट इज कॉल्ड सिरेशन, बट इट डजंट हैव दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस ₹20 का कॉइन विच हैज 12 साइड्स, अदर कॉइन्स 1, 2, 5 और 10 दे आर राउंड शेप्ड. और ये सब कॉइन बनाने के लिए डिजाइन में मदद किसने करी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, दैट इज NID. सो दिस थिंग्स आर गिवन ऑन पेज 4. वन थिंग यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, दैट इज ₹20 का कॉइन, 12-sided पॉलीगॉन. सो व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर दैट 12 साइड? इट इज कॉल्ड डोडिकागॉन. पीयूष सिन्हा, पीयूष प्रतीक, व्हाट आर द एग्रीकल्चर मोटिव्स? इट इज समथिंग लाइक ऐसा ग्रीन का कुछ बनाया है लाइक दिस. सो
दिस इज डन बाय पीयूष, नमन, मानसवी। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैंक नोट्स, मतलब जो आरबीआई इशू करता है ना, आई सेड अर्लियर दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स, मतलब यू कैन यूज इट टू सेटल एनी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द अदर पार्टी इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। यहाँ पर महात्मा गांधी सीरीज के न्यू नोट्स, न्यू सीरीज में आप पाएंगे ज्यादा फ्लोरेसेंट और अट्रैक्टिव टाइप का कलर है। नाउ एज सच वी विल नॉट गो इनटू फीचर्स ऑफ दिस नोट कि इसमें आगे कौन सा फोटो है और बैक साइड में मंगलयान है या चंद्रयान है, बिकॉज यूपीएससी विल नॉट आस्क यू कि कौन से नोट के ऊपर कौन सा कलर या फोटोग्राफ है। इन प्रीलिम्स दे विल नॉट आस्क यू बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके वॉलेट के अंदर वो करेंसी नोट लेके गए हो, दे कैन सिंपली चेक इट व्हाट इज देयर एंड देन दे कैन टिक द थिंग्स ऑन सिमिलर लॉजिक। ये आधार कार्ड और पान कार्ड उसके अंदर कितने डिजिट होते हैं और कौन सा कलर होता है, दे विल नॉट आस्क बिकॉज सम पीपल मे बी कैरिंग इट इन द एग्जाम हॉल। सो देयरफॉर वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन दिस कि ये कौन सा कलर और कौन सा चित्र इस पर है, एक बात। सेकंड, व्हाट अबाउट द डीमोनेटाइज्ड नोट्स, मतलब वो 500,000 की जो नोटबंदी हो गई, ऑब्वियसली उसके तो कोई वॉलेट में लेकर अब जा नहीं सकता। व्हाट अबाउट कि उसका कोई साइज शेप पूछा जाए, वेल दैट इज अ रादर ओल्ड टॉपिक एंड केबीसी कौन बनेगा करोड़पति टाइप जीके है, सो यूपीएससी डज नॉट एंगेज इन सच थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। इन यूपीएससी इंटरव्यू समटाइम्स दे मे आस्क यू कि कौन सा कलर होता है एंड दैट इज ओनली टू चेक द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड। और यूपीएससी इंटरव्यू में खास बात ये होती है कि आपका वॉलेट और रिस्ट वॉच एंड रिंग, कुछ वो सारी चीजें दे विल आस्क यू टू रिमूव इट आउटसाइड द इंटरव्यू हॉल, सो एट दैट टाइम यू मे फेस सच क्वेश्चन। बट अगेन वो ऐसी नहीं है कि सपोज दे आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ 100 रुपी नोट एंड इट इज लेवेंडर कलर और इंटरव्यू में आप नहीं बोल पाए, दे विल रिजेक्ट यू, सो डोंट वरी अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। एनीवे, सो however the small things like ये कलर है, ये वाला बैकएंड पे मोटिव है, इन द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, स्टेट सर्विस में कुछ बार पूछ सकते हैं क्योंकि वहां पर एग्जामिनर इतने अलर्ट नहीं होते हैं कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए बिकॉज समवन मे बी कैरिंग इट इन द एग्जाम हॉल। सो एनीवेज फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन ऑन पेज 4 सारे आपको मैंने फीचर्स दिए हैं कि ये वाले नोट पर ये चित्र है और ये दिखा गया। आई हैव ऑल्सो केप्ट सम ब्लैंक्स, फॉर एग्जाम्पल ये आसियान लीडर्स और 2020 का चीफ गेस्ट कौन होगा वगैरह, यू हैव टू फिल अप व्हेन इट हैपेंस। ज्यादा आपको इसमें रुचि हो तो पैसा बोलता है .rbi.org.in, you can read about this thing but don't waste time in this, this is not important for IAS prelim. What about the banned notes? ऐसा ये जो भी करेंसी नोट है उसे बोले जाते हैं महात्मा गांधी सीरीज नोट, और जो पुराने बैन हो गए तो आप बोलते हैं दे आर ओल्ड सीरीज नोट, और जो नए हैं दे वी आर कॉलिंग न्यू सीरीज नोट। सो उसकी फ्रंट साइड, नाउ इन केस ऑफ करेंसी नोट्स वी डोंट से फ्रंट साइड, प्रॉपर इंग्लिश इज ऑबवर्ड साइड। कोई भी मेडल या करेंसी नोट है यू से ऑबवर्ड साइड। सो इन ऑबवर्ड साइड व्हाट दी है, ब्लाइंड पीपल उसको डिटेक्ट करे उसके लिए क्या है, यहाँ पर ऐसे कुछ मार्क्स बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपी का नोट है तो स्क्वायर मार्क, 100 रुपी का नोट तो ट्राइंगल, 500 तो सर्कल, डायमंड फॉर 1000 रुपी नोट, बट अगेन दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज द रीजन आई सेड अर्लियर। न्यू महात्मा गांधी सीरीज नोट, उसके अंदर आप देखें 100 रुपीज का नोट जैसे लवेंडर कलर है। अब गांधी का फोटो देखे, सो दिस थिंग आप पाएंगे इट इज रादर जैसे कि एम्बोज किया है, इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड ही विल बी एबल टू फील इट दैट देयर इज, वो थोड़ा और रिलीफ में ऊपर उठ के आया है, सो दैट हेल्प्स देम टू डिटेक्ट द नोट। 10 और 50 रुपीज के जो नोट होते हैं वहां साइज से ब्लाइंड पर्सन वो डिटेक्ट कर सकता है ये 10 रुपए का होगा या 50 का, डिपेंडिंग ऑन साइड। 100 रुपी का नोट है वहां पर ये 4 ब्लीड लाइन्स है ऐसे आप पाएंगे। सो बाय टचिंग दिस ब्लीड लाइन्स ही विल डिटेक्ट ओके ये 100 रुपी का नोट होना चाहिए। सिमिलरली 20 रुपी का नोट होगा तो ऐसे कुछ ब्लीड लाइन्स होगी वहां पर। 500 रुपए का नया नोट है, आप देखेंगे कि देयर आर 5 ब्लीड लाइन्स। व्हेन यू लुक एट 2000 का नोट, सो इट हैज 7 ब्लीड लाइन्स, और 100 रुपी का नोट तो 4 ब्लीड लाइन्स। तो उसका मतलब क्या, 100 के 4 ब्लीड लाइन, 500 के 5 ब्लीड लाइन, 2000 के 7 ब्लीड लाइन्स, मतलब 1000 रुपी का नोट आएगा। इफ एंड व्हेन दे आर इशूइंग द न्यू 1000 रुपी नोट, इट मे हैव 6 ब्लीड लाइन्स, क्योंकि सीक्वेंस में ऐसे ही वो चल सकता है। एनीवेज वो सब हमने चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी कोई शेरलॉक होम्स की रिक्रूटमेंट करती नहीं। बट द पॉइंट इज ये सब ऐसी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सिलेबस एग्जाम में क्यों रखते हैं, सो दैट दे कैन रिक्रूट द इंटेलिजेंट पीपल जो कि ऐसे कुछ एफिशिएंट सिस्टम डिजाइन कर सके। अदरवाइज तो फिर ऐसा आदमी कोई रिक्रूट होके आ जाएगा कि वो 500 की नोट तो 500 ऐसे वो ब्लीड लाइंस कर देगा एंड देन हाँ ब्लाइंड आदमी उसको चेक कब करेगा एंड सो ऑन। एनीवेज
These things are not important. The important part is this. Reserve Bank of India, they realized that visually disabled person, they face challenges in identifying this currency note. इतने bleed line है, ये shape है. At some point they will face problems. So in 2018, RBI invited proposal या tender, प्राइवेट कंपनियों को बोला गया कि प्लीज डेवलप एन ऐप और अ डिवाइस टू आइडेंटिफाई द करेंसी नोट. मतलब अगर कोई ऐप है तो ब्लाइंड पर्सन विल सिंपली यूज इट और उस पर वो अपना मोबाइल फोन रखे एंड देन ऑडियो फीडबैक उसको मिल जाए, दिस इज 10 रुपी नोट और समथिंग. सो 2018 में ऐसा प्रपोजल मंगवाया बट कुछ जमा नहीं. सो अगेन इन 2019 अगेन आरबीआई इन्वाइटेड द प्रपोजल दैट इफ समवन इज डेवलपिंग दिस वी विल check it and we will give you money, something like that. So this is one part. Second, separately IIT रोपर, उन्होंने 2019 में एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप किया जिसका नाम दिया गया रोशनी. नाउ दिस रोशनी ऐप, इट हैज बेसिकली कैमरा से फोटो लिया और फिर नए पुराने नोट को वो ऑडियो फीडबैक देता है, दिस इज 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, लाइक दैट. बट इट इज स्टिल इन बीटा स्टेज, सो नॉट मच डेवलपमेंट. सो do not confuse the things. Roshni app, it is IIT Roper, it is a separate thing. Reserve Bank of India has separately invited the tender applications कि अलग से एक ऐप बना हुआ ब्लाइंड लोगों को उससे मदद मिले. So on fourth page at the bottom part you will see visually impaired के लिए कुछ चीजें मैंने लिखी है, bleed lines and raised printing. उसके बाजू में मार्जिन में कहीं पर आप लिख दो add following sentences on the margin IIT Roper रोशनी ऐप. Simply write that much, so automatically you will get remember कि वो क्या मामला था. And then you write RBI tender for app और बाजू में blank बना दो. Don't write anything in the blank right now. जब असल में RBI approve कर दे कोई app, then at later stage you write the name of that app, that RBI authorized this app for the blind people for identifying the currency notes. Rashmi, Spandan, Ayush, Kush Chaube and others. So this is done. IIT रोपर रोशनी ऐप और आरबीआई का ऐप अभी ऑथोराइज होके आना बाकी है. Now moving to some more theory part. फियाट मनी हमने देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कॉइन होता है, करेंसी हो सकती है नोट, एंड देन इट इज इश्यूड बाय अ किंग, क्वीन, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट. Now initially such fiat money it was called representative money. Representative money बिकॉज बैक एंड में कोई फिजिकल एसेट्स थी, गोल्ड था, सिल्वर था, और फिर ये प्रॉमिस किया गया था कि ये करेंसी नोट को अभी आप करेंसी समझ लो एंड इफ यू कम बैक वी विल गिव यू द गोल्ड कॉइन और गोल्ड समथिंग. सो दिस टाइप ऑफ करेंसी नोट दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव मनी. अब यहाँ पर आप फोकस करें दिस 20 पाउंड का नोट और कुछ लिखा है. व्हेन यू जूम इनटू दिस यू विल रीड दैट इट सेज आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 20 पाउंड्स. सो व्हाट डज दिस मीन? 20 पाउंड देंगे उसका मतलब क्या है? वंस अपॉन अ टाइम इनिशियली दिस फियाट मनी, जिसका सब टॉपिक रिप्रेजेंटेटिव मनी, इट वाज इशूड बेस्ड ऑन गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड. बेसिक फंडा ये था कि अमेरिका दे डिसाइडेड कि हम लोग $1 का करेंसी नोट इश्यू करेंगे अगर बैक एंड में हमारे पास 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है. इन देयर फेडरल रिजर्व, जो कि उनकी सेंट्रल बैंक है, या फिर उनकी सरकार, वट एवर इज देयर मैकेनिज्म कि $1 का नोट कौन छापता है, सरकार छापती है कि सेंट्रल बैंक. बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएस आईएएस एग्जाम, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट पार्ट. तो बेसिकली अमेरिका, उनके पास 14 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा तभी वो जाकर $1 का नोट छापेंगे. ऑन द अदर साइड, इन केस ऑफ इंग्लैंड इट वाज डिसाइडेड कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 73 ग्राम गोल्ड होगा तभी वो 1 पाउंड का नोट छापेंगे. सो क्यूमुलेटिवली अगर 500 पाउंड एक नोट छापते हैं, देन यू नीड दिस मच गोल्ड, दिस मच गोल्ड, दिस मच गोल्ड. सो लाइक दैट दे यूज्ड टू इश्यू द मनी. और जिसको भी later on if someone wants to exchange that in form of gold, so they can go back to the Bank of England and they will exchange it in the gold amount. अब ऐसी सिस्टम में करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे हो जाता था? सपोज यहाँ $1 का नोट, तो उसका मतलब है 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और सामने यहाँ पर 1 पाउंड का नोट, दैट मीन 73 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. तो 1 पाउंड का नोट, उसके सामने कितने डॉलर मिलने चाहिए? सो 73 डिवाइडेड बाय 14, सो इट विल कम टू सम $5. अब ऐसी सिस्टम वो चलाते थे. ये करेंसी एक्सचेंज
we will study peacefully in the third pillar, balance of payment and currency exchange and other thing. But initially money was issued in this format. ऐसा नहीं हवाबाजी में जितनी currency note छापनी है छाप दी. Only if you have gold, your government, your central bank, only then you can issue currency. But at later stage, First World War, Second World War, government को ज़्यादा पैसा चाहिए था for financing the salaries of the soldiers. नया टैंक खरीदना है, उसका डीजल खरीदना है, कुछ बार डेवलपमेंट वर्क, कुछ नए डैम बनाने हैं. एंड गवर्नमेंट्स वेर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड कि अगर गोल्ड नहीं होगा तो हम नए करेंसी नोट नहीं छाप सकते. सो इवेंचुअली दे स्टॉप दिस सिस्टम. तो अभी ऐसा कोई नियम नहीं है दैट यू रिक्वायर दिस मच गोल्ड ओनली देन यू कैन प्रिंट दिस मच करेंसी. एनीवे, सो द पॉइंट इज, सपोज ये 2000 रुपी का नोट है और यहाँ पर कुछ लिखा है, आई प्रॉमिस टू एक्सचेंज, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज ऑन डिमांड. मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल. सो व्हाट डज दिस प्रॉमिस मीन? इफ वी वर लिविंग इन दैट कॉलोनियल एरा, उस वक्त ये प्रॉमिस का मतलब ये होता था दैट आई प्रॉमिस टू एक्सचेंज दिस करेंसी नोट विथ फुल बॉडीड सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स वर्थ द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज इन वेट. यानी कि आप आरबीआई में जाएंगे कॉलोनियल टाइम में, और अगर आपने ये 2000 का नोट दिया तो सामने आपको गोल्ड या सिल्वर के ऐसे कॉइन दिए जाएंगे फुल बॉडीड. फुल बॉडीड मतलब वहां पर इतना मेटल होगा जिसकी रियल में वैल्यू 2000 रुपए हो इन टर्म्स ऑफ ग्राम और समथिंग. सो दैट वाज द प्रॉमिस ड्यूरिंग दैट एरा. मॉडर्न डे में ऐसा नहीं है, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव और सेंट्रल बैंक्स डू नॉट हैव दैट मच गोल्ड और सिल्वर. मॉडर्न डे में ये प्रॉमिस का सिंपली मतलब ये है, इफ यू वॉक इनटू द आरबीआई ऑफिस, then RBI governor or his officers, they will convert this currency note, 2000 का currency note, into other notes and token coins of equal face value. उसका मतलब 2000 का नोट आप देंगे तो फटा है तो सामने नया 2000 का नोट दे देंगे, और यू कैन गेट इट एक्सचेंज लेटर से 500 रुपए के 4 नोट दे सकते हैं वो, या 10 रुपए के 200 नोट्स आपको दे सकते हैं. So like that, the governor has promised that if you bring this currency note, I will get it exchange for you, 500 के 4, 10 के 200 and so on. So that is the promise. In back end, there is no promise that I will give you some gold or silver worth 2000 rupees. So I promise to pay the bearer on demand 2000 rupees. उसका ये मतलब है, I will promise to exchange these things into other coins and currencies of equal face value. Now suppose ये 2000 रुपए का नोट, suppose this was printed in 2017, उर्जित पटेल का सिग्नेचर था, and suppose you bring this currency note into RBI office in 2018. एक साल बाद लेकर गए तो क्या मिलेगा आपको? दे विल ओनली गिव यू 2000 रुपीज ओनली, या उसके सामने 500 के 4 या 10 के 200 नोट दे सकते हैं. इट इज नॉट लाइक दे विल गिव यू 2200 रुपए, 2200 रुपीज दे विल नॉट गिव. ऐसा नहीं है कि 10% इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ गया तो आप मुझे एडजस्ट करके अब और पैसे दीजिए. नो, द प्रॉमिस इज नॉट लाइक दैट. सिमिलरली सपोज कोई बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट रेट चलता है 6%. सो सपोज यू हैड deposited the money in Axis Bank or State Bank of India, of course they will give you 2120 rupees. but आप RBI के अंदर जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे इतना दो, RBI has not made such promise. So RBI does not make this type of promises. So that means I promise to pay the bearer on demand the sum of 2000 rupees. उसका मतलब कि फेस वैल्यू के हिसाब से आपको दूसरे कॉइन और करेंसी नोट्स मिल सकते हैं. इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट, महंगाई दर से एडजस्ट करके आपको 2200 रुपए नहीं देंगे. परचेजिंग पावर एडजस्ट करके महंगाई के सामने आपको कुछ एडजस्ट करके देंगे. नो, दैट इज नॉट गिवन. आपको इंटरेस्ट रेट या टाइम के हिसाब से ज्यादा पैसा देंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन. यू आर सिंपली गेटिंग द परचेजिंग पावर वर्थ द वैल्यू प्रिंटेड ऑन दिस नोट. मतलब 2000 के सामने जो भी डोमिनोज में मिलता है या कुछ, वो आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता है. नाउ सिंपली यू हैव टू गो थ्रू दिस सेंटेंस इन दिस मैनर. ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर गिवन इन एनसीईआरटी एंड ओकेजनली दे मे आस्क यू समथिंग. इसका मतलब क्या होता है? दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन. सो नाउ वी अंडरस्टैंड, ओके, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके मुझे 2200 रुपए दो, उस हिसाब से मेरा परचेजिंग पावर बढ़ जाए. आई शुड बी एबल टू बाय मोर थिंग्स. सच प्रोमिसेस आर नॉट मेड बाय आरबीआई. सो व्हाट इज द फाइनेंशियल फीचर ऑफ अ बैंक नोट? आरबीआई ने ये जो बैंक नोट इश्यू किए हैं उसका एक फाइनेंशियल फीचर है, इट इज जीरो इंटरेस्ट. उस पर कोई इंटरेस्ट देने के लिए आरबीआई इज नॉट बाउंड. ऑब्वियसली इफ यू पुट दिस मनी इनटू अ बैंक, डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, दे विल गिव यू मनी, बट आरबीआई हैज नॉट मेड एनी सच प्रॉमिस.
So currency note itself is a zero interest bond या promissory note. बॉन्ड या promissory note का मतलब होता है ऐसा कोई सिक्योरिटी पेपर जहां पर someone has promised to give you some money at a later date. कोई ऐसा कागज का टुकड़ा आप कहीं ले जाएंगे और कुछ someone has promised that I will give you some money. That is the meaning of a bond or promissory note. उसको हम डिटेल में समझेंगे with the SEBI lecture, SEBI share market and other thing. But for the time being, remember that what is a currency note? Zero interest bond या promissory note. These are financial features given in textbook sometime asked, so we have to understand. It is an anonymous bearer bond. Suppose this is my 2000 rupee का note and I give it to you and you are going to RBI, तो RBI आपको भी exchange करके देगा, उसके सामने 500 के 4 नोट दिया something. So anonymous, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, this belongs to Munal Patel. First thing, bearer bond in the sense that whoever is the bearer, जो लेकर जाएगा उसको exchange में पैसा देंगे. So anyone can go and encash it. It is not tied with the holder's name, unlike a life insurance policy. क्योंकि life insurance policy you understand that is linked with your name. So suppose if you are dying or you are meeting with an accident, तो आपकी family को या आपको कुछ पैसा accordingly it will be given, but it will not be given to some random party, right? So unlike a life insurance policy or something, this is an anonymous bearer bond. What about demonetization? As such, all these lofty promises are made, but demonetize कर दिया तो क्या? For example, 500 and 1000 रुपये के नोट का demonetization किया गया था in 2016. So demonetization, it means it is the wholesale withdrawal of the currency notes from circulation. Now, as such, we understood that every bank note is a legal tender, so other parties bound to accept. चाय वाला, दुकान वाला, they have to honor it. But in some cases, RBI और उसका सेंट्रल बोर्ड, RBI का सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, that we will study peacefully in the future lectures. But they can make a recommendation कि ये वाले नोट को बैन कर देना है, and then they will send it to Government of India. और फिर Government of India एक नोटिफिकेशन निकालेगा that the specified bank notes, कौन से ये 500 और 1000 के नोट, specified bank notes SBN, they are no longer legal tenders in India. That means they are demonetized. सामने पेट्रोल पंप वाला या XYZ person is no longer bound to accept it, और उस पर कोई सेडिशन देशद्रोह का केस हो नहीं सकता. So this was done in 2016 नवंबर 8 तारीख थी फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दे इश्यूड सच गैजेट नोटिफिकेशन, 500,000 के नोट बंद कर दिए और आम जनता को बोला गया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आप पुराने नोट जाकर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए. एंड फॉर सम डेज दे हैड अलाउड द पेट्रोल पंप्स टू एक्सेप्ट द करेंसी नोट्स एंड अदर थिंग्स, बट आफ्टर द डेडलाइन एवरीथिंग इज ओवर एंड दे बिकेम डिमोनेटाइज्ड. So when a currency note is demonetized, तब ये प्रॉमिस का क्या होगा? मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ऑफ कोर्स दैट इज गिवन, बट आफ्टर अ कट ऑफ डेट ये प्रॉमिस को रद्द करना होगा. अदरवाइज कोई भी कभी भी लेकर जाएगा, देन इट विल नॉट हेल्प इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव की ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करना था. सो आरबीआई गवर्नर इज नॉट बाउंड टू ऑनर दिस, बट ये लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई अभी 2019 में भी लेकर जाए और फिर कोर्ट में फरियाद करे कि देखो ये प्रॉमिस को ऑनर नहीं किया. सो गवर्नमेंट हैड टू टेक सम प्रिकॉशन के लिए उन्होंने स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सीजेशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब अब से जिम्मेदारी बंद, ऐसा एक कानून बनाया. ओरिजिनली इट वाज एन ऑर्डिनेंस, बट लेटर ऑन दे पास्ड इट एज एन एक्ट इन 2017. अब ये बॉल बाय बॉल कमेंट याद रखने की जरूरत नहीं, पहले ऑर्डिनेंस था और फिर एक्ट बनाया. सिंपली दैट ओके देयर इज एन एक्ट, specified bank note cessation of liability. What it says it, पहली बात कि 500 और 1000 के पुराने नोट they are no longer RBI's liability from 31st December 2016. So after that date, if you are going to RBI office, governor is not bound to honor, I promise to pay the bearer on demand sum of this 1000 rupees or 500 rupees. So as such, there is a cut-off date. But union government can give grace period to some people. For example, कोई NRI आदमी है who is in outside और वो उस वक्त आ नहीं पाया. So for such people, if government wants, they may give the grace period. Okay, 3 महीने additional आप देकर आ सकते हो. However, अगर कोई false claim करेगा, for example, suppose I had some 500,000 के note, I give it to some NRI and please get it exchange for me or some other mischief if I am playing, तो उसमें punishment हो सकता है. अब पनिशमेंट के कितने रुपए और कितने साल की जेल, दोज एग्जैक्ट फिगर्स एंड पनिशमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट या देयर इज अ पनिशमेंट. सेकंड, देयर इज अ सीलिंग ऑन होल्डिंग द ओल्ड नोट्स.
500,000 के नोट एज सच यू कैन नॉट कीप बिकॉज दे हैव बीन आउट ऑफ सर्कुलेशन. बट सपोज आपकी हॉबी है न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन करेंसी कलेक्शन करने का आपका शौक है, देन यू कैन कीप दिस पुराने 500,000 के नोट, मैक्सिमम 10 नोट्स. सपोज रिसर्च के लिए कुछ पीएचडी थीसिस लिख रहे हो, यू कैन कीप सम 25 नोट्स. उससे ज्यादा भी अलाउ कर सकते हैं इफ इट इज अ मैगजीन, सॉरी म्यूजियम और समथिंग. कोर्ट या आरबीआई कुछ और भी अलाउ कर सकती है. बट उससे ज्यादा मात्रा में इफ यू आर कीपिंग दिस पुराने बैंड नोट्स, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है. वो कितनी, वो सब एग्जैक्ट फिगर्स एंड पनिशमेंट्स एंड वैल्यू आर नॉट इम्पोर्टेंट. इवन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कितने नोट आप रख सकते हो. सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. बट please understand the motive that specified bank note cessation of liability act. What is the objective? The पुराने 500,000 के नोट you cannot keep them. If you are keeping them there could be punishment. और ये 31 मार्च 2016 के बाद आरबीआई की वो लाइबिलिटी एक्सटेंड करने की है नहीं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनआरआईज. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस डीमोनेटाइजेशन इन द ब्लैक मनी लेक्चर. वो बजट सेकंड पिलर के अंदर ब्लैक मनी टैक्सेशन सारी चीज हम आराम से पढ़ेंगे. So till here we studied about the paper money and उसके currency note related issue. Now we will move to the next segment, that is bank money, deposit money, digital payment, UPI, BHIM and other things. We understood fiat money. Fiat मतलब fiat money that is coin currency form में है, king, queen, government, central bank ने issue बैंक अकाउंट में, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक कहीं पर. सो देन द न्यू थिंग हैज इमर्ज जिसे आप बोलते हैं बैंक मनी. ये बैंक मनी मतलब उसे यूज कैसे कर सकते हैं? द करेंसी नोट्स आर नाउ लाइंग इन द बैंक अकाउंट बट स्टिल वी कैन स्पेंड दैट मनी. हाउ? पेपर ऑर्डर बना सकते हैं, जैसे चेक आपने किसी को लिख कर दे दिया, डिमांड आप बनवा दिया. इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बना सकते हैं जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, ये यूपीआई और दूसरी एप्स, वो क्या है डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे. और यू कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर थिंग्स. सो लाइक दैट यू कैन यूज दैट मनी. और ऐसे करके यू कैन मेक स्पॉट पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट. वट एवर यू हैव कंज्यूम, सपोज होटल में कुछ खाया, कार्ड स्वाइप किया, पैसा ट्रांसफर हो गया, पेटीएम या कोई ऐप से आपने दिया, पैसा ट्रांसफर हो. और इट कैन बी अ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट का मतलब कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया जाए कि हर महीने वट एवर इज द टेलीफोन बिल मेरे बैंक अकाउंट से आप कट कर लेना. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफर्ड पेमेंट. नेक्स्ट मंथ या कुछ उस टाइम पर आप ऑटोमेटिकली पैसा कट कर देना. सो दैट इज स्पॉट पेमेंट एंड डिफर्ड पेमेंट. दिस इज पॉसिबल विद द बैंक मनी. बैंक मनी का दूसरा सिनोनिम है डिपॉजिट मनी. Now why it is called like this? Because you deposited the money in the bank, and this NCERT textbook they have used this term, so we have to remember. In future lectures we will study about the evolution of banks. भारत में कैसे यूरोपियन आते हैं और बैंकों का भारत में उद्भव विकास होता है. Now initially people were hesitant in using the banks. ये अंग्रेज सरकार और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी and other people they were trying to set up the banking network in India, but भारत के लोगों को यकीन नहीं होता था कि पैसा रखेंगे चला जाएगा, उसमें ये चेक बुक क्या होता है और चेक इशू किया उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. So therefore Viceroy Ripon he decided I will make an act ताकि लोगों का विश्वास बने that check books are valid, it is a valid thing. So he came up with an act called Negotiable Instrument Act in the year 1881. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि चेक यूजेज को एनकरेज किया जाए. अगर किसी ने चेक लिखा बट वो डिसऑनर हो जाए. डिसऑनर होना मतलब सपोज आई एम गिविंग यू 5,000 रुपी का चेक बट मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपी भी नहीं है, सो देन बैंक विल नॉट पे यू द मनी, सो चेक इज बीन डिसऑनर्ड. सो इन दैट केस हु विल गिव यू द जस्टिस? तो आप न्याय लेने के लिए ये कानून में फरियाद कर सकते हो. सो ऐसे डिसऑनर, फॉर्जरी मतलब कोई नकली सिग्नेचर कर दे, कुछ अमाउंट को मैनिपुलेट कर दे, इन दैट केस आई मे हैव टू कंप्लेन. सो देयर शुड बी एन एक्ट. तो बनाया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. देन इन द ईयर 2017 उसमें कुछ सुधार करके बिल पास किया गया एंड देन अल्टीमेटली इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 2018 जुलाई. एंड लास्ट टाइम ऑल्सो आई सेड टू यू कि D-2 ईयर में जो भी हुआ है सब तैयार करना है. सो 2018 वो D-2 ईयर में है. सो यस देयर वाज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इट वाज अमेंडेड 2018 में. नई चीज आ गई क्या? द प्रॉब्लम विद दिस चेक डिसऑनर इज आप कोर्ट में फरियाद करो, इट विल टेक लॉट ऑफ इयर्स टू सेटल द थिंग्स. तारीख पे तारीख चलती जाती है. सो देयरफॉर विक्टिम्स वेर नॉट गेटिंग क्विक जस्टिस. सो इन दिस 2018 का अमेंडमेंट सुधार ये किया गया
ट्रायल कोर्ट मतलब जहां पर शुरुआत में केस चल रहा है, दे कैन अवॉर्ड 20% इंटरिम कंपेंसेशन टू द विक्टिम। सपोज ये बदमाश है, उसने सबको 100 रुपए के चेक दिए थे एंड उसके बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं, सो इन दैट केस 20 रुपीज का कंपेंसेशन गवर्नमेंट ट्रायल कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है जब तक ये पूरा केस खत्म ना हो जाए। इन सम वे सपोज ये विक्टिम केस हार जाते हैं, या सपोज ये बैड गाय केस हार जाता है, विक्टिम केस जीत जाते हैं। नाउ व्हेनेवर द बैड गाय विल गेट डिफीटेड, वो क्या करेगा, ऊपर एपेलेट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एंड देन अगेन तारीख पे तारीख चलती जाएगी। सो देन दिस एक्ट प्रोवाइड्स कि ऐसे केस में भी अगर उसने ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो ये विलन ने 20% अमाउंट पहले डिपॉजिट करना होगा बैंक में, और फिर केस चलेगा, इफ ही इज फाउंड इनोसेंट तो उसका पैसा वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स। एनीवेज द टेक्निकल थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी की कितना कंपेंसेशन या कितना डिपॉजिट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, कि विक्टिम को कुछ इंटरिम कंपेंसेशन देंगे एक बात, और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सब मुंह उठा के अपील में चले जाते हैं, इन दैट केस उसको डिस्करेज करने के लिए नाउ देयर इज अ डिपॉजिट सिस्टम। सो इफ माय चेक आई गिव टू यू सम 1 lakh rupees एंड डिसऑनर्ड और मैटर चला एंड देन आई एम मूविंग फर्दर, so at least I will have to pay 20,000 rupee in deposit to some Supreme Court and High Court before they will listen to my case, right? So it will discourage the villains from making frivolous appeals in the higher cases when they get defeated. So that is the objective. Exact feature 20%, 25 वो सब याद नहीं रहा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक का यूजेज बढ़ाने के लिए ये चीज है। चेक तो आप समझते हैं, चेक के अंदर देयर आर 3 पार्टीज। चेक के अंदर 3 पार्टी है, जैसे ये नरेंद्र मोदी जी ये बैंक को कुछ चेक दे रहे हैं। सो वन इज सेंडर, सेंडर के लिए टेक्निकल वर्ड है ड्रॉवर। नाउ सपोज गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां से ये पैसा ट्रांसफर होना है, सो दैट बैंक इट इज कॉल्ड ड्रॉवी। और तीसरी पार्टी जिसको ये चेक मिल रहा है तो वो उसे बोलते हैं पे या रेसिपिएंट। सो देयर आर 3 पार्टीज इन अ चेक। अगेन व्हाई वी हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज गिवन इन द बुक्स समटाइम्स दे मे आस्क। इसका एमसीक्यू ऐसे बनता है, चौथी कोई पार्टी आपको और दे, arbitrator or something, so that is not given, only 3 parties are there in a check: sender, bank and recipient, drawer, drawee and payee. Some other basic terms that we have to understand. The types of checks. Suppose मैं यहां पर लिख दूं 31st this May 20, सपोज दिस चेक इज गिवन टू यू। अब पोस्ट डेटेड मतलब कि उस तारीख के बाद आपने जाके बैंक में जमा करना और आपको पैसा मिलेगा, राइट? क्योंकि वो तारीख के बाद आप जा सकते हैं, अभी तो है नहीं। एंटी डेटेड ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट इसको आपने कैश कर लेना है। इन सम केसेस सपोज देयर इज अ डेट गिवन, लेट अस से 1/1/19, और आपने वो तारीख के 3 महीने में जाकर बैंक में ये चेक जमा नहीं किया, सो देन इट बिकम्स अ स्टील चेक, वो बासी हो गया। If you don't withdraw the amount within 3 months, so then what will you have to do is वापस वो जिसने आपको चेक दिया उसके पास जाके सिग्नेचर लेना वगैरह। Anyways, we are not here to prepare for the bank exam, but basic terms you should understand. Post dated मतलब after a specified date, anti dated मतलब before a specified date जाकर जमा करना है, स्टील चेक मतलब जो भी तारीख है उसके 3 महीने तक आपने उसको जमा नहीं किया। So these are the type of checks। एक बात। Second is crossing। Suppose यहाँ पर अनअकैडमी पेड मी सम मनी और लिख दिया मृणाल। नाउ देयर इज अ डेंजर, अगर ऐसा एक चेक मुझे दिया गया है, रोमन साइनी ने दिया, एंड सपोज सम अदर गाय स्टोल दिस चेक, और वो भी जाकर बैंक से पैसा उठा सकता है, बिकॉज ही कैन सिंपली के मेरा नाम भी मृणाल है। सो देयरफॉर टू बी सेफ व्हाट वी कैन डू इज क्रॉसिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख दे पेज अकाउंट ओनली। अगर ऐसा लिख दिया पेज अकाउंट ओनली, दैट मीन्स मृणाल को ये पैसा मिलेगा बट वो मृणाल पटेल के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। सो इट बिकम्स मोर सिक्योर। थेफ्ट, मिसयूज कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा और ले लेगा, नो। बैकएंड में वो बैंक अकाउंट में पैसा जब ट्रांसफर होगा, सो दैट मीन्स पुलिस कैन डिटेक्ट एंड ट्रैक द पीपल। सो सपोज दिस चेक डज नॉट हैव एनी सच क्रॉसिंग, नो क्रॉसिंग, तो उसे आप बोलते हैं ओपन चेक या बेयरर चेक। कोई भी आदमी वो चेक लेकर जाएगा और वो बैंक वाले उसको पैसा दे देंगे, बट दैट इज डेंजरस बिकॉज थेफ्ट हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। सो देयरफॉर टू बी सेफ व्हाट यू कैन डू इज क्रॉस कर दो, यहाँ पर लिख दो पेज अकाउंट ओनली, मतलब वो सामने वाली पार्टी के बैंक अकाउंट में ही पैसा डाल, एंड देन हिज एड्रेस एंड एवरीथिंग विद लिंक विद द बैंक अकाउंट, सो यू कैन ट्रैक द थिंग्स। नाउ फर्दर टेक्निकल समटाइम्स
जैसे AC पे नॉन निगोशिएबल और ये सब, उसके नीचे बैंक का नाम लिखा हो तो ऐसा कर सकते हैं वगैरह. Those things are for BCom and MCom and CA exam. They are not important for IAS exam. So we will not waste time in that. Suppose you are preparing for bank exam, तो वो क्लास 12 अकाउंटेंसी के बुक्स में आप ये सब देख लेना. अदरवाइज फॉर UPSC नॉट सो मच इम्पोर्टेंट. बेसिक आइडिया इज क्रॉसिंग विल मेक द चेक मोर सिक्योर. अदर पार्ट्स ऑफ चेक, यहाँ पर लिखा होता है वैलिड फॉर 3 months. उतने में आपने नहीं पैसा निकाला या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाया, देन इट बिकम्स अ स्टील चेक. यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है बड़ा सा, दैट इज कॉल्ड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी IFSC कोड. ये कोड देखकर पता चल जाता है बैंक को, ओके दिस इज द बैंक और उसका ब्रांच कोड है और यहाँ से पैसा देना है. अब उसमें ये लेटर का क्या मतलब होता है, दोस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. UPSC में इसका काम नहीं. यहाँ पर चेक नंबर होता है, ओके. देन दिस, ऑब्जर्व दिस फॉन्ट्स, इसको बोलते हैं माइकर कोड. व्हाट इज माइकर कोड अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट उसमें कितने डिजिट होते हैं और उसमें सिटी का ये कोड, ब्रांच का ये कोड, ये सब काम का नहीं फॉर IAS. सो एग्जैक्ट थिंग्स ऑफ अ चेक आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस. चेक क्लियरेंस. अगेन सपोज रोमन साइनी सेंड मी दिस चेक और मैं जाकर इसको अहमदाबाद के अंदर अपनी ब्रांच में डिपॉजिट करता हूँ, प्लीज पे मी दिस मच मनी. सो व्हाट दे विल डू, बैंक ब्रांच वाले वो चेक क्लियर करेंगे. अब क्लियरेंस का एक काम हो सकता है मैनुअल मेथड, मतलब कि दिस अहमदाबाद ब्रांच वो जाके बेंगलोर के अंदर उसको कुरियर में चेक को भेजेगा और वहां पर वो लोग चेक करेंगे वेदर रोमन साइनी, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है एंड हाउ मच बैलेंस ही हैज एंड सो ऑन. दैट इज अ मैनुअल प्रोसेस बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो देयरफॉर दे इन्वेंटेड ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम. ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम में इनिशियली लेकर आए माइकर. माइकर इज बेसिकली मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऐसी चेक के नीचे एक स्क्रिप्ट होती है, मशीन में आपने उसको डाला तो ऑटोमेटिकली इट विल डिस्प्ले द थिंग्स कि ये वाला बैंक है, उसका ये ब्रांच है, ये अकाउंट नंबर है एंड अदर थिंग्स. नाउ दिस माइकर मैग्नेटिक इंक है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए उसमें आयन ऑक्साइड डाला जाता है. इन 86 दे स्टार्टेड दिस थिंग इन इंडिया. नाउ ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एट मैक्सिमम फ्रॉम साइंस टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, ये माइकर कोड होता है तो वहां पर मैग्नेटिक इंक होती है एंड देयर इज सम आयन ऑक्साइड इन्वॉल्व ताकि वो उसको डिटेक्ट कर सके. सो दैट इज एन ओल्ड थिंग. फिर नई चीज लेकर आए OCR, मतलब चेक के नीचे ऐसा नंबर लिखा होता है और फिर वो मशीन में डाला, इट विल स्कैन दिस नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. और फिर आप उसको मशीन सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द नंबर, ये सिटी कोड, ब्रांच कोड और ये बैंक अकाउंट नंबर है, उसमें बैलेंस चेक करना, अदर थिंग्स. सो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती. And latest thing is called check truncation system, CTS, which started from the year 2010. What is this CTS, check truncation system? As such, paper check जो भी issue किए गए, of course we have this NEFT and RTGS and UPI and BIM and other things, but majority of the transactions are still done using the check compared to such electronic transaction. तो जल्दी जल्दी वो सेटलमेंट करने के लिए नई सिस्टम चाहिए थी. So therefore, NPCI is an organization. वो क्या है? After some slide we will learn. They came up with this system called check truncation system. Basic idea is like this. Suppose there is a lady from Delhi और उसका Axis Bank में account है in Delhi, वसंत विहार branch. Suppose she comes to Ahmedabad for some shopping और अहमदाबाद के शॉपकीपर को उसने चेक दे दिया of her Axis Bank. Now this अहमदाबाद का बिजनेसमैन वो क्या करेगा, अपनी अहमदाबाद की ब्रांच में जाकर चेक डिपॉजिट करेगा. सो देन व्हाट अहमदाबाद ब्रांच विल डू, दिस अहमदाबाद ब्रांच दे विल स्कैन दिस चेक, उसको स्कैन करेंगे और फिर ये NPCI और उसका चेक ट्रंकेशन सिस्टम वाला पूरा जो भी सर्वर और नेटवर्क और सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, दे विल सेंड द स्कैन्ड इमेज टू दिस एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक वाले उसको वैलिडेट करेंगे, ओके दिस इज द बैंक अकाउंट नंबर, दिस इज द सिग्नेचर एंड अकॉर्डिंगली दे विल transfer the money to the Ahmedabad का merchant. How this exact thing works not important, basic motive समझो. UPSC में वो प्रश्न पूछते हैं बेसिक मोटिव के ही पूछते हैं फॉर इकोनॉमी. सो चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, चेक को फाड़ दिया तो इनवैलिड हो जाएगा ऐसा आपको रॉन्ग ऑप्शन देंगे. नो, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. बेसिक आइडिया चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या, स्कैन करके इमेज भेजते हैं ताकि मनी ट्रांसफर जल्दी हो सके. सो यहाँ पर माइकर कोड नहीं है, OCR नहीं है, बार कोड रीडर, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए. सिंपल स्कैनर विल वर्क. यू डोंट नीड अ स्पेशल रीडर टू रीड दिस पर्टिकुलर कोड्स.
और फिजिकल मूवमेंट चेक की होती नहीं है, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद से दिल्ली आपने पोस्ट में बैंक वालों ने भेजना है। सो जितना भी टेम्परिंग या कुछ थेफ्ट या जो भी कॉस्ट स्पीड रिलेटेड इश्यूज हैं, दे आर सेटल। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ चेक ट्रांकेशन सिस्टम। स्कैन इमेज भेजेंगे सामने वाली ब्रांच को ताकि जल्दी से पैसा ट्रांसफर हो सके, एंड इट इज सिक्योर एंड अदर थिंग्स। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल माइकर रीडर और OCR रीडर और बारकोड रीडर। सो वी वर लर्निंग अबाउट बार्टर सिस्टम से पेपर मनी में आए, फियाट मनी, लीगल टेंडर, और वो सब आपने बैंक में डिपॉजिट किए। सो यू गॉट दिस बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। नाउ दिस बैंक मनी, उसके पेपर ऑर्डर हमने देखे। चेक, चेक कैसे काम करता है वो देखा, ओके। बट इन केस ऑफ चेक देयर इज अ डेंजर कि वो डिसऑनर हो सकता है। सपोज सेंडर के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है या फिर की सिग्नेचर नकली है, मैच नहीं हो रहा है, तो बैंक विल नॉट गिव यू द मनी। अनदर टाइप ऑफ पेपर ऑर्डर इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब ये है कि सेंडर, सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, तो आप पहले बैंक में जाएंगे और वो यूनिवर्सिटी के नाम का डिमांड ड्राफ्ट निकालेंगे। सो यू विल पे वॉट एवर 50,000 इज द फी टू द बैंक, एंड देन बैंक विल इश्यू यू द डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। और फिर वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट ब्रांच में जाके आप उसको डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, एंड देन दे विल यूज दैट डिमांड ड्राफ्ट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम बैंक। तो डिमांड ड्राफ्ट के केस में डिसऑनर नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज इनसफिशिएंट बैलेंस का मुद्दा बनता ही नहीं। You already prepaid the amount and then you took the demand draft and gave to the university. Third thing is called overdraft. Overdraft का मतलब है it is a facility to withdraw the money from your bank account even though you do not have sufficient balance. So suppose मुकेश अंबानी का कोई बैंक में अकाउंट है and the balance is only 1 lakh rupees, still he can withdraw 2 lakh rupees. तो बाकी का जो पैसा उसने लिया it is considered as loan और वो वापस उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है? एवरी टाइम ही डज नॉट हैव टू मेक सम टाइप ऑफ लेंथी लोन एप्लीकेशन जो बैंक देखेगा, पास करेगा वगैरह। ही इज गिवन अ स्पेसिफिक बफर कि इतना आपका ओवरड्राफ्ट कैपेसिटी है, विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बैंक अकाउंट होते हैं, गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाता है और वहां उनको फैसिलिटी मिलती है 10,000 रुपी तक वो विड्रॉ कर सकते हैं, इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी बैलेंस इन दैट बैंक अकाउंट। बट दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन कि ओरिजिनली उसका बैलेंस कितना था और क्या हिस्ट्री थी वगैरह। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वो जनधन अकाउंट और उसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन पिलर 1D फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा और भी चीजें देख सकते हैं, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द IBPS एंड बैंक एग्जाम। हमारा वो फोकस है नहीं। सो इन द पेज 5 ऑफ द हैंडआउट, एकदम बॉटम में आप जाएं, वहां पर लिखा है ये पेपर ऑर्डर और रिपन का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ब्लैंक में लिखना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरीली द ऑब्जेक्टिव वाज चेक डिसऑनर और फॉर्जरी। उसके सामने लड़ने के लिए, पनिश करने के लिए और लोगों का यकीन बढ़े, उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया था। Vaishnavi, Ravindra, Spandan, anonymous learner, this is done. Moving to the next segment, that is e-banking. Consider the case of State Bank of India. तो आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी में ब्रांच है, कर्नावती में ब्रांच है, ड्राइव इन रोड पर ब्रांच है। इन वेरियस ब्रांचेस पीपल विल गो, दे विल ओपन देयर अकाउंट, दे विल डिपॉजिट सम मनी, दे विल विड्रॉ सम मनी, ट्रांजैक्शन होते रहेंगे। तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहां से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर करता है। अदरवाइज मैन्युअली यहाँ से वहां सब रजिस्टर भेजेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो देयरफॉर दे केम अप विथ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विथ अ वेब प्लेटफॉर्म। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो भी आप काम करेंगे, जैसे आउटलुक में आपने मेल भेजा, इट इज अ सॉफ्टवेयर बट बैक एंड में इंटरनेट से कनेक्ट है, सो इट विल गो टू जीमेल एंड अदर पार्टी विल सी इट। सो सिमिलरली बैंक दे केम अप विथ कोर बैंकिंग सोल्यूशन CBS सॉफ्टवेयर। ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है, बैंक के ऑफिसर उसमें एंट्री करेंगे, ऑनलाइन जाएगा और ब्रांच में जो भी काम होता है वो सेंट्रलाइज सर्वर पर सारा डेटा चला जाएगा। सो डेटा मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, स्पीड एंड एवरीथिंग इट विल हैपन। सो दैट इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सोल्यूशन। जैसे इन्फोसिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया फिनेकल, TCS टाटा कंसल्टेंसी ने बनाया बान CS, और ऐसे सॉफ्टवेयर अलग अलग बैंक यूज करते हैं।
ओवर द कोर्सेज विल सी दिस फोटोग्राफ। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार का टेन्योर है 3 इयर्स, तो 2017 में बने, सो +3 20 तक चलेंगे। बट दिस इज नॉट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि वो सीएजी का कार्यकाल इतने साल का होता है वगैरह, सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, सो डोंट वेस्ट टाइम इन सच जनरल नॉलेज। So this is okay, such softwares are there with the ordinary banks. What about Reserve Bank of India? Reserve Bank of India, उसके लिए बोला जाता है it is bankers bank. डिटेल में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स, बट अभी के लिए समझो इट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। दैट मीन्स ऑल द बैंक्स हैव अकाउंट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, वो नेक्स्ट वीक हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आराम से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो ओके ऑल द बैंक्स हैव सम बैंक अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर बैंक अकाउंट है, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो शुड हैव वन टाइप ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। उनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ई-कुबेर। इट इज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर ऑफ आरबीआई। उसको पोलारिस लिमिटेड ने डेवलप किया, दैट कंपनी नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ई-कुबेर नेम इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ई-कुबेर, तो पता होना कि इट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आरबीआई, जहां पर ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बात। सेकंड, आरबीआई का रेपो ट्रांजैक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ऑक्शन, ये सभी चीजें वहां पर से होती है। ये क्या होती है, इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल स्टडी, बट ये पूरा ऑनलाइन काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज ई-कुबेर, एंड ई-कुबेर इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आरबीआई। इट इज नॉट द सॉफ्टवेयर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, इट इज नॉट द सॉफ्टवेयर ऑफ सम सीएजी और अदर थिंग्स, सो लाइक दैट फॉर एमसीक्यू मेमोराइज। इन 2016 यूपीएससी ने यहाँ से एक प्रश्न पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एंड यू आर गिवन सम 3 statements and 4 options. I'll give you 1 minute 20 seconds. Yes, Naman, after some time we'll take a break. All right, so question is, what is the meaning of core banking solution, CBS? And this was asked in prelim 2016. Second statement देखें, it is an effort to increase RBI's control over the commercial bank through computerization. Well, that is not making a lot of sense because RBI का सॉफ्टवेयर अलग से है, बैंकों के अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग से हैं. It is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing assets is taken over by another bank. Now, some of you may feel कि ये second statement भी कुछ क्लिक करता है, but observe the third statement. वो ये बोलता है कि बैंक जो कि जिसकी बहुत नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैंक बैड लोन है, उसको अनदर बैंक टेक ओवर कर ले, इसकी सिस्टम को बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन. नाउ दिस इज थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग. तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट हैज 3, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव थर्ड स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट वैलिड, एंड देयरफॉर बाय एलिमिनेशन द आंसर इज व्हाट, ए, ओनली वन. सो ए ओनली वन, व्हाट इट सेज इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, इट इज द नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक्स ब्रांचेस which enables the customer to operate their accounts regardless of where they open their accounts. क्योंकि ऑनलाइन काम हो जाता है तो नेफ्ट और वेब पोर्टल और ऑनलाइन एसबीआई बैंकिंग से आप काम कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू विजिट द ब्रांचेस. सो दैट इज द टाइप ऑफ नेटवर्किंग इन दिस. कोर्स इन रियल एग्जाम यू मे फील ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू गो बाय द एलिमिनेशन मेथड. अब यहाँ एलिमिनेट किया, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स विल बी एलिमिनेटेड. सपोज दे हैड आस्क्ड यू कि फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा होता तो सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, तो वो बन जाएगा आपका जवाब बी, 2 and 3 ओनली. नाउ बाय द वे, जहां पर भी आपको ये सवाल मैंने
हैंडआउट में भी दिए हैं. सो आफ्टर द क्लास व्हेन यू आर रीडिंग द हैंडआउट तो वो करेक्ट आंसर वहाँ एमसीक्यू में मार्क कर देना. और जरूरत पड़े यू ऑल्सो राइट द एक्सप्लेनेशन नोट्स इन द बाजू में कि ये इस कारण से दिस इज राइट और रॉन्ग. Because I will not be giving you any separate correct answer of the all MCQ. ऐसा अलग से handout नहीं होगा. So whatever is there. So simply you do the things. Okay, this is the correct like that. After the class. वो इसलिए क्योंकि आपका कोर्स का सब्सक्रिप्शन that will go for some 6 month or 1 year. But UPSC की आपकी रेस 3-4 साल तक भी चल सकती है. Depending on your success and hard work. So at that time ऐसा नहीं होना चाहिए कि when you look at this handout and you may feel ये ऐसा क्यों है और क्या है. Because at that time you may not have the access to videos. Anyway, so we were learning about the fiat money, उसमें पड़ा बैंक मनी, डिजिटल ट्रांजैक्शन. Now in digital transaction quickly हम लोग दो चीज पढ़ लेते हैं, नेफ्ट एंड आरटीजीएस, एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक. बट लेट अस फिनिश दिस स्मॉल थिंग, इट विल टेक सम 10 minutes. अभी फ्लो में ये काम खत्म करते हैं. व्हाट इज नेफ्ट? सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कस्टमर है जिसको एक्सिस बैंक के किसी कस्टमर को, सेलर को या मर्चेंट को पैसा ट्रांसफर करना है 5 लाख रुपए. एसबीआई का दूसरा कस्टमर जिसको 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं एक्सिस बैंक के किसी कस्टमर. सो कलेक्टिवली एसबीआई से 10 लाख रुपए एक्सिस बैंक में ट्रांसफर होने हैं. और सपोज सुबह 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक में ये काम किसी ने ऐसा ऑनलाइन कमांड किया है, या ऐसा किसी ने ऑफलाइन चेक डिपॉजिट किया, या कुछ काम हो रहा है. In such case, what should happen is स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले 10 लाख रुपए एक ट्रक में भरे और एक्सिस बैंक को भेज दे. एक बात, सामने सपोज एक्सिस बैंक के कुछ कस्टमर उनको 5 लाख और 3 लाख कुल मिलाकर 8 लाख रुपए सपोज वो ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी मर्चेंट, सेलर या यूनिवर्सिटी को जिनका अकाउंट एसबीआई में है. सो दैट मीन्स 8 लाख रुपए का ट्रक भर के एक्सिस बैंक निकले और सामने ये एसबीआई का ट्रक निकले. So there are many dangers involved. एक तो एक्सीडेंट हो सकता है आपस में, एंड बिगर देन दैट देयर इज अ हॉलीवुड स्टाइल की रॉबरी भी हो सकती है अगर हर आधे घंटे में ट्रक भर भर के पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में जाए. सो वी हैव टू अराइव विद सम टाइप ऑफ बेटर मैकेनिज्म, सेफ हो, सिक्योर हो, जल्दी जल्दी हो जाए, रॉबरी का चांस कम हो. सो देन प्लीज रिकॉल कि हर एक बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, हमने देखा ई-कुबेर. सो एवरी बैंक इज हैविंग अ बैंक अकाउंट विद आरबीआई, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई-कुबेर. तो आपस में कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं. व्हेन यू सी दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सिस बैंक में 10 लाख रुपए भेजने हैं, सामने एक्सिस बैंक वालों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8 लाख भेजने हैं. सो द बेसिक आइडिया इज दैट नेट एसबीआई ने क्या करना चाहिए, 2 लाख रुपए इनको ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सब यहां से वहां भी हटा है. ओवरऑल द नेट गेन इज एक्सिस बैंक को 2 लाख ज्यादा मिलना है. सो दैट एंटायर मैकेनिज्म व्हेन डन ऑनलाइन इट इज कॉल्ड नेफ्ट. ये बेसिक आइडिया क्या है, इट इज अ सेटलमेंट सिस्टम कि जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर अक्यूमुलेटेड. कैसे, ये 5 लाख एक्यूमुलेट करके आपने क्या बोला, 10 लाख, एंड दे आर ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर. ये 10 लाख और सामने 8 लाख ऑफसेट कर दिया तो आपको जवाब क्या मिला, 2 लाख, और उतना ही आप ट्रांसफर कर रहे हैं. एंड ओनली द नेट डिफरेंस कितना, 2 लाख रुपए, दैट इज ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ अ गिवन सेटलमेंट साइकिल. सेटलमेंट साइकिल क्या होती है, हाफ आवर के अंदर वो ऐसा सेटलमेंट करेंगे, एंड लाइक दैट द मनी विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन. एंड एट इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफकोर्स ट्रक भर के पैसा देना होगा, वो आरबीआई और वो सब आपस में देखेंगे. वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हमको तैयार करनी नहीं है. एक एप्टीट्यूड का सवाल, ऑफकोर्स आई विल नॉट आस्क यू टू सॉल्व दिस वन. नेफ्ट सेटलमेंट सपोज एवरी 30 मिनट पर होते हैं, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये पूरा गेम चलता है, तो पूरे दिन में कितने बार सेटलमेंट होंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लाइक दैट. सो व्हेन यू स्टार्ट टू काउंट लाइक दिस, कुल मिलाकर जवाब बनता है 23 टाइम्स. नाउ डू नॉट गेट वरीड कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे होता है. अगर आराम से आप सोचोगे, सुबह 8 बजे क्या होगा, लास्ट नाइट सपोज कल रात किसी ने पैसा भेजा होगा तो उसका सेटलमेंट सुबह इधर करेंगे, देन 2, देन 3, देन 4, लाइक दैट. व्हेन यू काउंट 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 23 टाइम्स उसका सेटलमेंट होता है. डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज पेपर 2 के अंदर 33% पासिंग मार्क्स ही आपको सिक्योर करने हैं. सो एनीवे, सो व्हाट इज दिस नेफ्ट? वी अंडरस्टूड, ओके, ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा करने के लिए है, बट इट वाज नॉट फ्री ओरिजिनली. ये ट्रांजैक्शन फ्री नहीं थे.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू SBI का वेबसाइट, दे विल टेल यू कि 10,000 रुपये ट्रांसफर करने अप टू, तो उस पर 2.5 रुपीज हम लोग फी लेते हैं, और उसके ऊपर लगेगा, फी के ऊपर GST लगेगा। तो सपोज यू हैड टू ट्रांसफर 10K, 10,000 रुपये, तो आप वो अमाउंट प्लस फी और फी के ऊपर GST, वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन कट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। GST का पोर्शन जाएगा गवर्नमेंट में। आपसे जो फी ली गई, तो फी का कुछ हिस्सा स्टेट बैंक वाले खुद रखेंगे, कुछ हिस्सा RBI को देंगे। वाई? बिकॉज RBI इज रनिंग दिस एंटायर नेटवर्क। और जो असल में अमाउंट थी 10,000, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द अदर बैंक wherever you are sending the money. So like that, originally this NEFT was not free, except in some cases like SBI to SBI में आप ट्रांजेक्शन कर रहे, खुद का अकाउंट है वगैरह, बट अगेन वो सब कैवियट हमको तैयार करनी नहीं है। सो दिस वाज हैपनिंग लाइक दैट। बट देन इन 2019 जून RBI ने डिसाइड किया कि ये नेफ्ट और दूसरी एक सिस्टम है RTGS, वो क्या अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, उसमें हम लोग कोई फी नहीं लेंगे। और सामने बैंकों को बोला कि हम फी नहीं ले रहे, तो आपने भी फी नहीं लेनी चाहिए। एंड लाइक दैट, अगर फी नहीं है तो फी पे लगने वाला GST भी नहीं। सो लाइक दैट यू वर्क आउट समथिंग, ऐसा डायरेक्टिव हम इन द अपकमिंग वीक्स देंगे। सो ऐसा डायरेक्टिव क्यों दिया गया? सो दैट पीपल फील एनकरेज टू ट्रांसफर द मनी ऑनलाइन, क्योंकि उसके ऊपर एडिशनल कोई फी पे करनी नहीं। सो दैट वाज डन इन 2019 जून। सो वी हैव अंडरस्टूड नेफ्ट। ये पूरा काम चलता है वीकडेज पर, सैटरडे को भी चाहे, बस रविवार को नहीं होगा। उसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं, आप 1 रुपये भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं इन अ गिवन ट्रांजेक्शन। और उसके ऊपर चार्जेस पहले लगते थे 2.5 रुपये से लेके 25 रुपये, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ट्रांजेक्शन। ये डेटा अलग अलग हो सकता है। सपोज SBI में लिखा है कि 10 लाख रुपए तक ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। इन सम अदर बैंक दे मे हैव सम अदर थिंग, बट एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। फी लगती थी, अब बोला है कि उसको बंद कराएंगे इन द अपकमिंग डेज। सो दिस इज नेफ्ट। उसके सामने लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग चीज है जिसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में ऐसा है कि 30 मिनट के बैच में काम नहीं होगा, इंस्टेंटली पैसा एक जगह से दूसरी जगह वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इट इज मेंट फॉर हाई वैल्यू लार्ज स्केल कॉर्पोरेट कस्टमर ट्रांजेक्शन। वहां पर नियम ये है, ऑफकोर्स वीकडेज पर चलेगा, रविवार को नहीं चलेगा, और वीकडेज पर भी उसके टाइम लिमिट होते हैं। सपोज मॉर्निंग दिस टू नाइट दिस टाइम, मिनिमम 2 लाख रुपए तो ही आप ट्रांजैक्शन के लिए RTGS ऑप्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना SBI बोलते हैं, एक बार में 2000 करोड़ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑफकोर्स दैट इज नॉट फ्री, उसके ऊपर 25 से 50 रुपए फी लगती थी, बट देन RBI सेड कि हम फी नहीं मांगेंगे और बैंक वाले उन्हें भी नहीं मांगना चाहिए। सो इन फ्यूचर इट विल हैपन लाइक दिस। सो व्हाट इज RTGS? इंस्टेंटली इंडिविजुअली वो पैसा दे देंगे सामने वाली बैंक को और उससे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। जबकि नेफ्ट में क्या होता है, इट इज टारगेटेड फॉर द स्मॉल एंड मिड वैल्यू ट्रांजैक्शन अप टू लेट अस से 10 लाख रुपए। तो स्मॉल मिडिल क्लास लोगों के लिए वो चीज है। हाफ आवर में सेटलमेंट होता है। आपको सामने वाले बैंक अकाउंट में तो वो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है, बट इन द बैक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इज दैट 30 मिनट्स पर वो सेटल करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नेफ्ट। ओरिजिनली बोथ ऑफ देम वेर सब्जेक्टेड टू फी प्लस GST एंड थिंग्स, बट वो RBI ने बोला कि अब से नहीं। दिस मच बेसिक आइडिया इज सफिशिएंट। उसके आगे चल के फिर नेफ्ट सुबह 8 से रात को 7 बजे तक चलता है, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन फंड बीइंग दिस, बट मैक्सिमम दिस मच ट्रांजैक्शन एंड दिस एंड दैट। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, UPSC डज नॉट आस्क दिस। एट द सेम टाइम सम मॉरल आउटरेज एंड ओवरथिंक इज आल्सो अननेसेसरी। प्रीवियस बैच में मुझे कुछ लोगों ने पूछा ये नेफ्ट और RTGS को सेपरेट क्यों रखा है, उसको RBI मर्ज क्यों नहीं कर देती। अगेन वो मॉरल आउटरेज वाली बात है। इफ यू फील लाइक दैट RBI ने अलग रखा है बिकॉज उसके कुछ टेक्निकल और ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं, राइट? सो दे हैव केप्ट इट सेपरेट। अगर आपको इतना पैशनेट है देन यू कैन राइट अ लेटर टू RBI का ये फॉर्म है कि आप इसको मर्ज कर दे, बट अंटिल दैट इज इम्प्लीमेंटेड वी हैव टू प्रिपेयर एज द थिंग्स दैट आर गिवन इन हैंडआउट। हम लोग यहाँ परीक्षा पास करने के लिए हैं, सिस्टम सुधारने के लिए आप अलग से काम करें। Now, apart from that, there is a third thing called IMPS. What is IMPS? नेफ्ट, RTGS ये वाले ऑनलाइन सिस्टम तो RBI मेंटेन करता है, बट ये IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, उसको एक अलग संस्था मेंटेन करती है जिसका नाम है NPCI। NPCI क्या है अभी थोड़ी स्लाइड के बाद पता चल जाएगा। हाउ इज इट डिफरेंट देन दिस नेफ्ट एंड RTGS? नेफ्ट और RTGS में हमने देखा वीकडेज में, रविवार में काम होगा नहीं, और वो भी सुबह इतने से शाम इतने।
So limited time period के लिए NEFT and RTGS were working, whereas IMPS is available 24/7. IMPS open for 24/7. Money is instantly settled just like RTGS. मिनिमम अमाउंट 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिगर से। सो सपोज सामने बैंक अकाउंट है, कोई आदमी का बैंक अकाउंट, और उसका IFSC कोड अगर आपको पता है, देन यू कैन ट्रांसफर अप टू 2 लाख रुपीज। सपोज उसका मोबाइल नंबर ही पता है, IFSC कोड और अदर चीज नहीं पता, तो सिर्फ 10,000 ट्रांसफर कर। बट अगेन दी स्मॉल फिगर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट बेसिक आइडिया इज दैट 2,000 करोड़ तो नहीं ट्रांसफर कर सकते। सो like the NEFT, IMPS is targeted for the retail segment and merchant transaction. IMPS is not free, उस पे 5 से के 15 रुपए फी लगती है, और उसके फी के ऊपर GST भी लगता है, बिकॉज NPCI इज अ सेपरेट थिंग। RBI became this दानवीर कर्ण कि हम लोग ये फी नहीं मांगेंगे, और दैट इज सेपरेट थिंग। IMPS is a separate thing, so they have kept the fees. Another thing, जहां तक नेफ्ट एंड आरटीजीएस की बात है, इट रिक्वायर्स दैट अदर पार्टी का बैंक अकाउंट, ब्रांच कोड, IFSC कोड, ऐसी सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। सो ओनली बैंक कैन गिव द नेफ्ट आरटीजीएस फैसिलिटी, जबकि IMPS फैसिलिटी वहां पर मोबाइल नंबर हो तो भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है। सो इवन द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक पेटीएम, एयरटेल मनी, मोबीक्विक, फोन पे, वो सब भी इसको यूज कर सकते हैं। सो नेफ्ट एंड आरटीजीएस वहां पर बैंक वाले ही उस सिस्टम का हिस्सा है, वेयर एज IMPS वहां बैंक और नॉन बैंक ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। Now let us take a break for 5 minutes while you fill up this basic full forms only, because in UPSC some all full forms are not important, some full forms are important. So on page 6 you peacefully fill up this. We'll take a break for 5 minutes and then we will continue forward.
ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, जिसके अंदर हमने देखा कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द बैंक्स टू डू द मनी ट्रांजैक्शन. देन वी लुक्ड एट नेफ्ट एंड आरटीजीएस. बेसिक आइडिया इज आरबीआई का कोई ऑनलाइन नेटवर्क है ये फ्रॉम ई कुबेर प्लेटफॉर्म, जहां से मनी ट्रांसफर हो सकता है. नेफ्ट इज मेनली टारगेटेड फॉर व्हाट, स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू ट्रांजैक्शन, जबकि आरटीजीएस का काम क्या है, 2 लाख से लेकर 2000 करोड़ लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए है. उसके ऊपर दोनों जगह पर फी लगती थी जीएसटी, बट देन आरबीआई सेड वी विल नॉट चार्ज द फीस. Then we learned about IMPS. IMPS is being done not by RBI but a second entity that is called NPCI, और वहां से आप अराउंड 2 लाख रुपीज तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो. सो मिनिमम फीचर्स यू ट्राई टू रिमेंबर. ओके, स्मॉल वैल्यू, लार्ज वैल्यू, आरबीआई इज डूइंग, वीकडेज पर चलता है, ये 24/7 चलता है, लाइक दैट. ईच एंड एवरी फिगर की ये 10 लाख है और ये 23 टाइम्स है, इतना टाइम उसमें वेस्ट मत करो. सेकंड थिंग, फुल फॉर्म एट समटाइम्स दे आर इंपॉर्टेंट. तो मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, देन यू मेमोराइज. आरटीजीएस का ये होता है, आईएमपीएस ये होता है. नाउ कमिंग बैक, yes, so we learned about these 3 things: NEFT, RTGS, IMPS. The basic idea is they provide some back end thing जिसकी मदद से आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हो. Now how does this IMPS system work? Immediate payment service. Suppose there is a customer lady, she bought some dress material from this merchant, और ये लेडी का बैंक अकाउंट सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एंड शी वांट्स टू ट्रांसफर द मनी टू दिस मर्चेंट. आईएमपीएस सिस्टम यूज कैसे करते हैं? वेब पोर्टल, बैंक के वेब पोर्टल से यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से यूज कर सकते हैं, सपोज भीम ऐप है, या फिर एसबीआई का अपना ऐप है एसबीआई पे, उसकी मदद से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यूएसएसडी मतलब *99 ऐसा कुछ करके, विदाउट रिक्वायरिंग अ स्मार्टफोन और विदाउट रिक्वायरिंग एन ऐप, वो *123 करके बैलेंस आप जान लेते हैं, ऐसा इधर भी यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर द मनी. ऐसे सभी मैकेनिज्म की मदद से यू कैन यूज दिस आईएमपीएस सर्विस. सो यूजिंग एनी ऑफ दिस मेथड, सपोज वेब पोर्टल पे गई ये लेडी या फिर ऐप यूज किया, एंड शी गिव कमांड टू एसबीआई कि मेरा इतना पैसा सपोज 10,000 ट्रांसफर करो फॉर दिस मर्चेंट. सो एसबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, वहां पर ये कमांड जाएगा एंड दे विल एग्जीक्यूट इट फर्दर. अब यहां से आगे कमांड आरबीआई को नहीं जाएगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट नेफ्ट और आरटीजीएस, दिस इज आईएमपीएस. आईएमपीएस सिस्टम कौन ऑपरेट करता है? दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, उसका नाम है एनपीसीआई. सो वो कमांड उधर जाएगा, वहां से कमांड इट विल गो टू, सपोज दिस merchant has a bank account in Axis Bank. So this lady must have given some bank account, mobile number and other details, and accordingly NPCI will identify कि Axis Bank का केस है. So then they will send command to Axis Bank. Axis Bank अपने core banking solution software में देखेगा, okay, this is the merchant, इसका bank account, and they will transfer the money. So that is how IMPS system works. Now additional features of this IMPS. Suppose ये lady use करती है फोन पे इज अ ऐप लाइक पेटीएम. तो फोन पे ऐप यूज किया एंड शी गिव द कमांड. अब फोन पे में उसका पैसा ट्रांसफर किया, तो फोन पे में पैसा किधर गया? फोन पे ऐप का खुद का अकाउंट है यस बैंक में, तो यस बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन में वो इंफॉर्मेशन जाएगी, एंड देन दे विल सेंड द कमांड नॉट टू आरबीआई बिकॉज दिस इज नॉट नेफ्ट आरटीजीएस, ये आईएमपीएस है, एंड देन एनपीसीआई के पास वो कमांड जाएगा. फ्रॉम देयर दे विल सेंड कमांड टू ये मर्चेंट का फोन पे ऐप, वहां पर पैसा ट्रांसफर होगा, और बैक एंड में वो देखेंगे ओके एक्सिस बैंक में इसको रिफ्लेक्ट करना है, एंड दे विल वर्क आउट ऑल द डिटेल्स. सो दिस इज हाउ आईएमपीएस सिस्टम वर्क्स इन द मोबाइल एप्स. बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम ये है, सपोज आपके पास फोन पे अकाउंट है, सो यू ट्रांसफर मनी देयर, और फोन पे ने वो उनकी एसोसिएट बैंक है यस बैंक, उसमें ट्रांसफर किया, एंड देन यू गिव कमांड कि ये सामने सेकंड यूजर हु इज माय फ्रेंड, उसको फोन पे में पैसा ट्रांसफर करो, दे विल डू द ट्रांसफर यस. बट आप क्या ऐसा कमांड दे सकते हैं कि फोन पे ऐप की मदद से मोबीक्विक ऐप के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर हो जाए? द आंसर इज इट विल नॉट हैपन. ओरिजिनली दिस विल नॉट हैपन बिकॉज ऐसी वो सिस्टम बनाई नहीं थी. सो दिस प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है. एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाइल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करने में there are some issues and they are not doing it. So that is the called problem of interoperability. So that means you cannot transfer the PhonePe balance or cashback points into MobiKwik or vice versa.
सिमिलरली ये फोन पे और ऐसे ऐप यूज करके आप सभी ऑनलाइन इनकम टैक्स या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बिल या इंश्योरेंस रिन्यूअल, ऑल ऑफ द वेबसाइट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ द एप्स। ये एक प्रॉब्लम है। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। नाउ पेटीएम आप बात करें, पेटीएम हैज गॉट अ पेमेंट बैंक स्टेटस। एयरटेल के पास भी पेमेंट बैंक स्टेटस है। व्हाट इज पेमेंट बैंक? सिस्टमेटिकली विल लर्न इन द फ्यूचर लेक्चर्स, बट दे हैव बैंक सिस्टम, उनका बैंक स्टेटस है, तो वो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट सपोज आपने सिंपली पेटीएम ऐसे ही बिना पेटीएम बैंक में खाता खोले, सिंपली यू डाउनलोडेड द ऐप एंड एडेड सम मनी, तो फिर उसके कैशबैक पॉइंट और वो सब हर एक जगह पर यूज करना इट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर ऑब्स्टेकल्स इन द डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि लोग फिर कतराते हैं मैं ये पैसा यूज करूंगा क्या इधर जाएगा वगैरह, एंड देयरफॉर आरबीआई ने कुछ एक्शन लिए। सो व्हेन वी से इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम, उसके 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन की इलेक्ट्रॉनिक मनी की इंटरऑपरेबिलिटी, फोन पे का पैसा मोबीक्विक में ट्रांसफर नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा। सेकंड प्रॉब्लम इज इंटरऑपरेबिलिटी विथ पेमेंट नेटवर्क। सपोज फोन पे वॉलेट में कैश है, तो उससे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देना है, तो क्रेडिट कार्ड के सपोज वीजा या मास्टर कार्ड, सो एट सम पॉइंट सम आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। तो ये वीजा मास्टर कार्ड क्या है? दे आर पेमेंट नेटवर्क, फोन पे मे और मे नॉट वर्क, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। Then third is interoperability with financial institution. सपोज फोन पे ऐप में आपने पैसा डाला, उसमें से आपने एसबीआई बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। एट दैट टाइम दिस फोन पे वाला विल से ऐप में पैसा रखा, देन नो प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट टू ट्रांसफर इट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड विड्रॉ इट इन टर्म्स ऑफ कैश, रोकड़ा निकालना है बैंक से, तो उससे पहले हम आपके ऊपर इतना परसेंटेज चार्ज करेंगे। सिमिलरली इफ यू गो फॉर एलआईसी प्रीमियम भरना है या एसबीआई का लोन भरना है, they may or may not accept this particular app. So that is called problem with interoperability with the financial institution कि SBI में जाए या LIC में जाए, it may or may not work all these transactions. अब ये सभी डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऐसा 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 इसको इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ दिस थिंग, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ दिस टाइप, नो, सिंपली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? ऐसे सब ऐप में जितना पैसा या कैशबैक पॉइंट है आपस में यूज करना मुश्किल है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। सो टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, इंटरऑपरेबिलिटी सॉल्व कब हो जाएगी? फोन पे से पैसा ट्रांसफर किया तो फोन पे में भी सेंड कर सकते हो, मोबीक्विक में भी कर सकते हो, अमेजॉन पे में भी उसको यूज कर सकते हो एंड सो ऑन, और बैंक में भी ट्रांसफर किया और विड्रॉ भी कर सकते हो। ऑल दिस शुड बी हैपनिंग। सो फॉर दैट इन 2018 अक्टूबर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू करे रिगार्डिंग इंटरऑपरेबिलिटी, दैट दिस शुड हैपन लाइक दिस, दिस शुड हैपन लाइक दिस, एंड इन अ फेज्ड मैनर, धीरे धीरे करके वो सिस्टम ऐसी लागू करेंगे। और वहां अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन है, उसके लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म, ऑनलाइन टोल फ्री नंबर होना चाहिए वगैरह बोला गया। फुल केवाईसी चेक होना चाहिए, यानी नो योर कस्टमर। सो दे विल बी रिक्वायर्ड टू आस्क फॉर योर पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा तभी पैसा आप डाल सकते हो वगैरह। ऐसे कुछ मैकेनिज्म धीरे धीरे लागू करेंगे। एंड आरबीआई उसको ये सब पावर किधर से मिलता है? अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 आरबीआई हैज सच पावर दैट इट कैन मैंडेट कि ऐसा ऐसा करना है और करना पड़ेगा। So here is a mock question for you. I will give you 1 minute and 20 seconds. What do you understand by this term interoperability? All right, so which of the following shows the problem of interoperability in Indian financial system? Now observe the words. Preferential shares of a company cannot be swapped for ordinary shares of